अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। एनाटॉमी और फिज़ियोलॉजी के फिज़ियोलॉजी पोर्शन में हम चैप्टर नंबर 2 डिस्कस कर रहे थे। तो आज जो दो सेल ऑर्गेनेलीज़ हमने डिस्कस करनी है वो है राइबोसोम्स और गोल्जी ऑपरेटर्स। सबसे पहले बात करेंगे कि राइबोसोम्स क्या होते हैं। तो सेल्स हैव टिनी ग्रैन्यूल स्ट्रक्चर नोन एज राइबोसोम्स। सबसे पहले जो है वो बात की गई है राइबोसोम्स के स्ट्रक्चर की। तो इनका स्ट्रक्चर कैसा होगा, टिनी ग्रैन्यूल, एक मतलब ग्रैन्यूल टाइप जो है वो इनका स्ट्रक्चर होगा। उसके बाद किया राइबोसोम्स आर द राइबोन्यूक्लियो राइबोसोम्स आर राइबोन्यूक्लियो प्रोटीन पार्टिकल्स। अब इसकी कंपोजिशन में बात करें तो इसमें क्या है, राइबोन्यूक्लियो प्रोटीन, मतलब कि राइबोसोम्स और जो है वो प्रोटीन पार्टिकल जो है वो मिलकर राइबोसोम्स का स्ट्रक्चर बनाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट ये लिखा हुआ है कि राइबोसोम्स सर्व एज आ वर्क ब्रांच विद मैसेंजर आरएनए एक्टिंग एज द ब्लूप्रिंट इन द प्रोसेस ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। तो सबसे पहले अब जो है वो राइबोसोम्स की बात करें इसके फंक्शन के हवाले से। तो फंक्शंस क्या है, वह वर्क बेंचर के तौर पर कैसे काम करता है कि मैसेंजर आरएनए जो डीएनए ने इनकोड करके इंफॉर्मेशन मैसेंजर आरएनए के फॉर्म में भेजी होती हैं तो वो इसके पास आती हैं और वो जो इन्फॉर्मेशन है वो एक ब्लूप्रिंट या एक नक्शे के तौर पर जो है वो काम करेंगी। और उसको रीड करने के बाद उसके हिसाब से जो है वो राइबोसोम्स का काम क्या है, प्रोटीन की सिंथेसिस करवाना। तो सबसे मेन फंक्शन जो है वो ना राइबोसोम्स का ये है कि इन्होंने प्रोटीन की सिंथेसिस करवानी है। वो प्रोटीन्स जो न्यूक्लियस को चाहिए उनकी सिंथेसिस करवा के न्यूक्लियस में भेजनी है, और वो प्रोटीन्स जो बाकी सेल में चाहिए वो बाकी सेल के लिए तैयार करवानी है। क्या हमने पहले कहा कि सेल्स है टिनी ग्रैन्यूल स्ट्रक्चर नोन एज राइबोसोम्स के उनकी शेप कैसी है, ग्रैन्यूल टाइप है। फिर उसकी कंपोजिशन के हवाले से थोड़ी सी बात की कि राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन पार्टिकल्स होते हैं, मतलब जिसमें डीएनए और आरएनए और प्रोटीन्स जो है वो मुश्तमिल होंगी। उसके बाद राइबोसोम्स की वर्किंग की बात की कि इसका क्या काम है कि मैसेंजर आरएनए ने जो वो मैसेज लेके आना है वो उसने एज अ ब्लूप्रिंट के तौर पर मतलब उसको लेना है और उसको रीड करके उस हिसाब के जो है वो प्रोटीन सिंथेसिस करवानी है। नेक्स्ट आ जाता है कि राइबोसोम्स क्या है, मतलब द प्रोटीन सिंथेसिस फैक्ट्रीज यानी मेकअप ऑफ प्रोटीन एंड एंजाइम्स। क्या मेन फंक्शन राइबोसोम्स का है, प्रोटीन की सिंथेसिस करवाना। सो इन शॉर्ट हम इन्हें क्या कह सकते हैं कि ये प्रोटीन सिंथेसिस की फैक्ट्रीज भी हैं। प्रोटीन सिंथेसिस फैक्ट्रीज के अलावा क्या कंपोजिशन की बात करें तो राइबोसोम्स किन किन जो है वो पार्टिकल से कंपोज होते हैं। कंपोज ऑफ आरएनए, मतलब आरएनए पर मुश्तमिल होंगे। नॉन मेम्ब्रेनियस स्ट्रक्चर यानी बाकी जो है वो सारे डबल मेम्ब्रेन लेयर के स्ट्रक्चर में इनक्लोज्ड ऑर्गेनेली होते हैं, लेकिन ये ऑर्गेनेली ऐसा है जो कि नॉन मेम्ब्रेनियस है। डायरेक्टेड बाय द नॉन मेम्ब्रेनियस स्ट्रक्चर और डायरेक्टेड बाय द डीएनए, और किसकी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करता है, डीएनए की इंस्ट्रक्शंस को। प्रोटीन सिंथेसिस फैक्ट्रीज जो कि प्रोटीन्स और एंजाइम से मुश्तमिल होती हैं, बनाती हैं। और उसके अलावा इनकी कंपोजिशन में बात करें तो ये आरएनए पर मुश्तमिल होता है, नॉन मेम्ब्रेनियस ऑर्गेनेली है, और ये किसकी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कर रहा है, डीएनए की इंस्ट्रक्शंस को। अब ये दिखाया हुआ है कि कहाँ है, ये रफ़ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, मतलब रफ़ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सरफेस रफ़ ही इस ग्रैन्यूल टाइप राइबोसोम्स की वजह से नज़र आती है, जैसे कि ये यहाँ पे ये जो है वो ग्रैन्यूल्स लाइक स्ट्रक्चर दिखाए हुए हैं। नेक्स्ट आ रहा है कि कंपोजिशन और ओरिजिन क्या है। तो केमिकली राइबोसोम्स जो है ना वो कंपोज होते हैं इक्वल अमाउंट ऑफ प्रोटीन और आरएनए के। किस किस कंपोनेंट पर, प्रोटीन और आरएनए पर। केमिकली अगर कंपोजिशन देखें तो प्रोटीन और आरएनए हैं इक्वल अमाउंट में मौजूद, और आरएनए जो है वो यूज़ होता है सिंथेसिस ऑफ राइबोसोम्स के लिए, और इसको क्या कहते हैं, राइबोसोमल आरएनए। मतलब आरएनए की भी फर्दर 3 टाइप होती है ना, मैसेंजर आरएनए, ट्रांसफ़र आरएनए जो है वो राइबोसोमल्स आरएनए। उन आरएनए में से जो राइबोसोम आरएनए सिंथेसाइज करवाएगा राइबोसोम्स के पार्ट को, मतलब सेल ऑर्गेनेली जो राइबोसोम है उसकी सिंथेसिस में जो आरएनए इन्वॉल्व है उसको कहेंगे राइबोसोमल आरएनए। नेक्स्ट जो है वो इसके बात हो रही है कि नंबर क्या है। नंबर ऑफ़ राइबोसोम डिफ़र ग्रेटली,
यानी कि हर सेल के पास उसकी फंक्शन के हवाले से राइबोसोम्स का नंबर जो है वो डिफरेंट होगा। जैसे कि एक रैपिडली ग्रोइंग इकोलाई बैक्टीरिया का सेल लें तो उसके अंदर अबाउट 15,000 टू 20,000 तक राइबोसोम्स मौजूद होते हैं, जो कि तकरीबन 50% होता है सेल के मास का। 15% क्या है कि इस राइबोसोम्स जो हैं वो सेल के फंक्शन के लिहाज से इनका नंबर वेरी कर रहा होता है। एक एग्जांपल यहाँ पे उन्होंने दी है कि जिस तरह इकोलाई बैक्टीरिया जो है वो उसके पास 15,000 से 20,000 तक राइबोसोम्स जो हैं वो मौजूद होते हैं, और ये इनके टोटल सेल्स का अबाउट 50% जो है ना सेल मास बना रहे होते हैं। नेक्स्ट आ जाता है कि राइबोसोम्स क्या मतलब कौन कौन से इसके कंपोनेंट्स या कंपोजिशन में ना कंपार्टमेंट्स या कंटेंट्स होते हैं। तो सबसे पहले है मैट्रिक्स राइबोसोम्स, दी सिंथेसाइज द प्रोटीन मैट्रिक्स राइबोसोम्स कहते हैं दी सिंथेसाइज द प्रोटीन डेस्टिन्स टू रिमेन्स विद इन द सेल। मतलब मैट्रिक्स राइबोसोम्स ने वो प्रोटीन्स बनानी है जो कि सेल की अपनी ज़रूरत की हैं और जो कि सेल के अंदर ही मौजूद रहेंगी। लेकिन जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन राइबोसोम्स क्या होते हैं कि उन्होंने वो प्रोटीन बनानी है जो कि सेल से आउटसाइड द सेल जो है वो ट्रांसपोर्ट करनी है। क्या कि मैट्रिक्स राइबोसोम्स ने वो बनानी है जो सेल के अपने इस्तेमाल की है, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन राइबोसोम्स ने वो बनानी है जो कि आउटसाइड द सेल हमने ट्रांसपोर्ट करनी है। नेक्स्ट आ जाते हैं राइबोसोम्स। सो राइबोसोम्स आर नॉट बाउंडेड बाय द मेम्ब्रेन्स। सो राइबोसोम्स के बारे में हम पहले भी पढ़ के आए हैं कि ये क्या है, नॉन मेम्ब्रेनियस ऑर्गेनेलिज हैं। सो मेम्ब्रेन इनमें मौजूद ही नहीं है। जो प्रोकैरियोटिक राइबोसोम्स जो होगा ना वो स्मॉलर होगा एंड लेस डेंस दैन द यूकैरियोटिक राइबोसोम्स। क्या स्ट्रक्चर के बाद जो अब हम बात करें उसके साइज़ की बात करें तो जो प्रोकैरियोटिक सेल्स का राइबोसोम्स है उसका स्मॉल जो है वो साइज़ जो है वो स्मॉल होगा एज़ कम्पेयर टू द यूकैरियोटिक्स राइबोसोम्स। सो राइबोसोम्स आर कंपोज्ड ऑफ 2 सब यूनिट्स। मतलब 2 जो हैं वो इसके मेन सब यूनिट्स होंगे, ईच ऑफ विच कंसिस्ट ऑफ प्रोटीन एंड ए टाइप ऑफ आरएनए कॉल्ड राइबोसोमल आरएनए। और वो दोनों कंपोनेंट्स किसके बने होंगे, राइबोसोम्स और राइबोसोमल आरएनए और प्रोटीन के बने होंगे। नेक्स्ट ये जैसे कि दिखाया हुआ है, ये इसका लार्ज सब यूनिट है, ये इसका जो है वो स्मॉल सब यूनिट है। ये जो है वो इसका एक प्रोकैरियोटिक सेल्स का यूनिट दिखाया हुआ है जिसका 70s राइबोसोमल जो है वो होता है, और यहाँ पे ये 5s इसका और 30s इसका। मेन जो है वो इसके बस ये 2 जो हैं वो यूनिट्स जो हैं वो सब यूनिट्स दिखाए हुए हैं। उसके बाद आ जाती हैं टाइप्स ऑफ आरएनए। सो सबसे पहले राइबोसोम की जो कौन सी टाइप है, सबसे पहले हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम राइबोसोम्स। मतलब वो राइबोसोम्स जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ अटैच्ड होते हैं, और फ्री फ्लोटिंग राइबोसोम्स जो कि साइटोप्लाज्म के अंदर फ्रीली मूव कर रहे होते हैं। नेक्स्ट इसमें हम देखेंगे कि द राइबोसोम्स हैव द 3 साइट्स फॉर बाइंडिंग। इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो इसके पास जो है वो बाइंडिंग के लिए 3 साइट्स मौजूद हो सकती हैं। कौन सी साइट्स, ये वाली जो होगी एक ए साइड, ये इसकी पी साइड और ये इसकी ई साइड। सो क्या है कि द पेप्टाइड और डोनर साइड्स, पेप्टाइडल और द डोनर साइड्स। पेप्टाइडल या डोनर साइड्स है जिसको पी साइड्स क्या कहते हैं, ये वो साइड्स है जहाँ से जो है वो इसने जो है वो अमाइनो एसिड्स जो आ रहे हैं उनको जो है वो इस यानी कि डोनेट करने हैं। उसके बाद क्या आते हैं अमाइनो एसाइल और असेप्टर साइट, जिसको ए साइट कहते हैं। अमाइनो साइट या असेप्टर साइट्स वो साइट्स है जहाँ पे उसने जो है वो उसको एक्सेप्ट करना है आने वाले अमाइनो एसिड्स को। उसके बाद क्या आ जाता है ये एग्जिट साइट्स या ई साइट्स, जहाँ से उस पर बनने वाले जो है वो प्रोटीन्स को रिलीज़ करवाना है। नेक्स्ट आ जाता है कि राइबोसोम्स की इन्वॉल्व कहाँ है, इज़ इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। तो मेन फंक्शन क्या है राइबोसोम्स का, प्रोटीन की सिंथेसिस करवाना। और जब हम प्रोटीन सिंथेसिस की बात करें तो इसको भी फर्दर आगे 3 स्टेप्स में डिवाइड किया गया है, इनिशिएशन, एलोंगेशन एंड टर्मिनेशन। सो ये 3 स्टेप्स जो हैं वो प्रोटीन की सिंथेसिस में इन्वॉल्व होंगे।
ये एक राइबोसोम्स का स्ट्रक्चर दिखाया है, ये इसका लार्ज सब यूनिट, ये स्मॉल सब यूनिट्स है। इसके बाद ये वाली जो साइड्स है यहाँ पर ये वाली जो साइड दरमियान में दिखाई हुई है ये इसकी है वो डोनर साइड्स या पीस साइड्स। उसके बाद ये वाली जो साइड है इसकी ये है एक्सेप्टर साइड्स। एक्सेप्टर साइड्स के बाद जिसने आने वाले इसको एक्सेप्ट करना है। एक्सेप्टर साइड्स के बाद यहाँ पे फर्दर ये वाली जो साइड्स आ रही है ये वाली जो है वो इसकी एग्जिट साइड है, यहाँ से ये बनने के बाद रिमूव हो रहे हैं। सो ग्रोइंग पॉलीपेप्टाइड चेन्स क्या है कि मतलब ये यहाँ से जो है वो इसके साथ अटैच होते जा रहे हैं। ये वाला यहाँ पे जो आके एंटर होगा अटैच्ड होगा, इसके साथ अटैच होकर यहाँ पे जो है वो पॉलीपेप्टाइड चेन बनती रहेगी और पॉलीपेप्टाइड ट्रांसफरेज सेंटर जो है वो यहाँ पे मौजूद है। उसके बाद डी कोडिंग सेंटर जो होता है वो ये कर रहा है, जो कि डी कोड करके बताता है कि ये चीज़ें चाहिए, ये वाला अमाइनो एसिड जो है वो जिसकी ज़रूरत है। और राइबोसोम्स की मूवमेंट जो है वो 5 प्राइम से 3 प्राइम एंड की तरफ हो रही होती है। उसके बाद फंक्शंस की बात करें तो राइबोसोम्स जो है वो इनके मेन फंक्शंस क्या हैं, ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन। सो ट्रांसक्रिप्शंस क्या है, इट इज़ द फॉर्मेशन ऑफ मैसेंजर आरएनए फ्रॉम डीएनए। अब क्या है कि डीएनए के पास हमारा डीएनए जो है वो हमारी बॉडी का कंट्रोल सेंटर है, जिसने तमाम केमिकल या फिज़िकल एक्टिविटीज़ जो है वो सेल की कंट्रोल करनी है। सेल की तमाम रेगुलेशंस जो है वो उनको मेंटेन रखना है। कैसे कि एक सेल को प्रोटीन्स की ज़रूरत है, तो जिस स्पेसिफिक टाइप की प्रोटीन्स की ज़रूरत है आरएनए ने वो मैसेज जो है वो मैसेंजर आरएनए की फॉर्म में राइबोसोम्स तक पहुंचा देना है। तो वो जो है डीएनए से आरएनए बनने का प्रोसेस उसको हम कहेंगे कि ये ट्रांसक्रिप्शन है। नेक्स्ट आ जाता है कि ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन में क्या है, फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन्स ने बनना है। ये किस वजह से होगी, मैसेंजर आरएनए की वजह से। मैसेंजर आरएनए क्या है, एक डीएनए से लिए गए मैसेज को जो है वो लेके आरएनए के पास राइबोसोम्स के पास आ जाता है। सो राइबोसोम्स जो है वो उस मैसेज को जो है वो डीकोड करते हैं। डीकोड करने के बाद उससे रिलेटेड अमाइनो एसिड्स को पिकअप करते हैं और उसको वहाँ पे अटैच करके जो है वो एक पॉलीपेप्टाइड की चेन बना के उसको रिमूव करवा देते हैं। यानी कि वो प्रोटीन जो जिसकी बनाने की इंस्ट्रक्शन डीएनए ने भेजी थी उनको बना के जो है वो सेल में रिमूव कर देते हैं। सो ये जो है ये 2 इम्पॉर्टेंट फंक्शंस हैं राइबोसोम्स के। इसके बाद जो नेक्स्ट ऑर्गेनेली है वो है गोल्जी ऑपरेटस। गोल्जी ऑपरेटस क्या होगा, द गोल्जी ऑपरेटस इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द शॉर्टनिंग, मॉडिफाइंग एंड शिपिंग ऑफ द products that comes from the rough endoplasmic reticulum much like a post office। अब क्या इसके एक एक वर्ड को अगर हम देखें, जो गोल्जी ऑपरेटर्स जो है वो रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, सॉर्टिंग के लिए, मॉडिफाइंग के लिए और शेपिंग के लिए। यानी एंडोप्लाज्मिक रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे मौजूद राइबोसोम्स ने जो प्रोटीन बनाई थी वो प्रोटीन अभी इमैच्योर थी, उनमें फ़र्दर कुछ मॉडिफिकेशंस की ज़रूरत थी, कुछ एंजाइमेटिक प्रोटीन थी उनको अभी अपने प्रॉपर मॉडिफाइड फॉर्म में आने की ज़रूरत थी। तो वो जैसे ही वो वहाँ पे मैन्युफैक्चर हुई या वहाँ पे बनी उसके बाद उनको जो है वो वेजिकल्स की फॉर्म में पैकिंग करके उनकी जो है वो गोल्जी ऑपरेटर्स तक भेज दिया जाता है। सो गोल्जी ऑपरेटर्स में क्या होती है, उनकी शॉर्टिंग होती है, उनकी मॉडिफाइंग मतलब उसमें जो तब्दीलियाँ करनी होती हैं वो लाई जाती हैं, और उसके बाद शिपिंग मतलब उसको ट्रांसपोर्ट करने के लिए, यानी कि अगर बन गई है प्रॉपर फाइनल प्रोडक्ट तो उसको साइटोप्लाज्म में ट्रांसपोर्ट कर या वेजिकल्स बना के ट्रांसपोर्ट करना किसका काम है, गोल्जी ऑपरेटर्स का। फिर वही बात उन्होंने लिखी है कि प्रोडक्ट्स दैट कम फ्रॉम द रफ एंडोप्लाज्मिक कॉलम, के उन प्रोडक्ट्स को जो रफ एंडोप्लाज्मिक कॉलम से आ रही हैं जो कि राइबोसोम्स ने बनाई हैं। जिस तरह एक पोस्ट ऑफिस की तरह, यानी एक एरिया से मेल आई और वो वहाँ पे रुकी, उसके बाद उसने उसकी जो है वो एड्रेस को रीड किया, डिकोड किया कि इसको कहाँ पे करना है, किस हिसाब से करना है, तो वहाँ पे फिर उसको पोस्ट कर दिया। सो गोल्जी ऑपरेटर्स किस लिए रिस्पॉन्सिबल है, मॉडिफाइंग और शिपिंग ऑफ प्रोडक्ट्स दैट कम फ्रॉम द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। उसके बाद जो अब हम बात करेंगे वो गोल्जी ऑपरेटर्स की साइड्स की बात करेंगे। सो गोल्जी ऑपरेटर्स हैव टू डिस्टिंक्ट साइड्स ईच विद अ डिफरेंट रोल, मतलब इसकी 2 साइड्स होती हैं और उन दोनों साइड्स के जो हैं वो फंक्शन जो हैं वो थोड़े से चेंज होते हैं। तो वो कौन कौन सी साइड्स हैं, वो हैं इसकी सिस फेस और एक है इसकी ट्रांस फेस। जैसा कि यहाँ पे दिखाया हुआ है, ये वाली है इसकी सिस फेस और ये वाली फेस जहाँ से ये जो है वो बन के रिमूव हो रहे हैं ये है इसकी ट्रांस फेस। तो सिस फेस क्या करती है कि वन साइड्स ऑफ द ऑपरेटर्स रिसीव द प्रोडक्ट्स इनटू द वेसिकल, यानी कि वो साइड्स जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से वेसिकल्स की फॉर्म में प्रोडक्ट्स को रिसीव कर रही होगी उस साइड को हम सिस साइड कहेंगे। एंड दिस प्रोडक्ट्स आर स्टोर्ड थ्रू द
ऑपरेटर्स, और इन प्रोडक्ट्स जो है वो सॉर्ट किया जाता है ऑपरेटर्स के अंदर, ठीक है, स्टोर किया जाता है। उसके बाद आ जाता है कि ट्रांसफ़र फेज़। ट्रांसफ़र फेज़ क्या है कि दीज प्रोडक्ट्स आर रिलीज फॉर फ्रॉम द आउटसाइड आफ्टर बीइंग पैक्ड इनटू द न्यू वेजिकल। अब इनके अंदर जो मॉडिफिकेशन करनी है, जो भी तब्दीलियाँ प्रोटीन या उस आने वाले वेजिकल्स के अंदर जो है उन्होंने करनी है, वो करने के बाद इन्होंने इसको ट्रांस फेज़ पे जो है वो रिलीज़ कर देना है। ट्रांस फेज़ पे कैसे रिलीज़ करना है? So if the product is to be export from the cell, the vesicle migrate to the cell surface। अगर हमने उनको सेल से बाहर रिमूव करवाना है तो वो सेल की सरफेस की तरफ जाएंगी और फ्यूज़ कर जाएंगी सेल मेम्ब्रेन के साथ, एंड द कार्गो इज सिक्रेटेड। और वो जो वेजिकल या एक पैकेज जो प्रिपेयर हो चुका था उसको सेल से आउटसाइड जो है वो ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। यहाँ पे ये देखते हैं कि सबसे पहले यहाँ पे न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के पास ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, और ये वाली जो है वो राइबोसोम ने एक वेजिकल बना के इसको सिस फेस पर दे दिया है। सो ये कौन सी है? इनकमिंग ट्रांसपोर्ट वेजिकल, वो वेजिकल्स जो गोल्जी ऑपरेटर्स की तरफ आ रही हैं। ये आके यहाँ पे इसकी सिस फेस के साथ फ्यूज़ कर जाएगी। सिस फेस के साथ जो है वो फ्यूज़ करने के बाद वो इस गोल्जी ऑपरेटर्स के स्ट्रक्चर में ही रहेगी। उसके बाद यहाँ पे स्टोर रहेगी। इसकी फ़र्दर जो भी मॉडिफिकेशन की ज़रूरत है, इसके अलावा जो मैचुरेशन के लिए उसको टाइम चाहिए आने वाली प्रोडक्ट्स को, वो या उनका कोई भी मेटाबॉलिक रिएक्शंस जो यहाँ पे होना है, वो तमाम मॉडिफिकेशंस करने के बाद जो है वो कहाँ पे होगी? वो इसकी गोल्जी ऑपरेटर्स के सिस्टर्निंग जो है वो यहाँ पे हो जाएगी। उसके बाद उस फाइनल बनने वाली प्रोडक्ट्स जो है वो इसकी ट्रांस फेज़ पर आएगी। ट्रांस फेज़ पर पहुँचने के बाद ये यहाँ पे जो है वो इसकी मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज़ करेगी, और इस तरह इसका एक वेजिकल जो यहाँ से सेक्रेटरी वेजिकल्स आएगी। ये सेक्रेटरी वेजिकल जो है वो इस मेम्ब्रेन को जो से आने वाले मटेरियल को स्टोर करेंगी, इस तरह का स्ट्रक्चर बनाएंगी, और इसको जो है वो प्लांट सेल की सरफेस पे इस तरह अटैच कर देंगी सेल की सरफेस पे, तो यहाँ से वो बल्ज आउट होके आउटसाइड द सेल रिमूव हो जाएगी। तो सिस फेज़ वो है जहाँ पे इनकमिंग वेजिकल्स आ रहे हैं, और ट्रांस फेज़ वो है जहाँ से आउटगोइंग वेजिकल जो है वो मॉडिफिकेशंस के बाद रिमूव हो रही हैं। नेक्स्ट आ जाता है कि गोल्जी ऑपरेटर्स क्या है? मैनिपुलेट्स करता है प्रोडक्ट को फ्रॉम द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड आल्सो प्रोड्यूस द न्यू ऑर्गेनेलिस कॉल्ड द राइबोसोम। और न्यू ऑर्गेनेलिस भी प्रोड्यूस करता है जिनको जो है वो कहते हैं कि लाइजोसोम। सो क्या प्रोड्यूस कर रहा है? लाइजोसोम। गोल्जी ऑपरेटर्स ने मैनिपुलेट करना है आने वाली प्रोडक्ट्स को, और उन प्रोडक्ट्स को जो है वो न्यू ऑर्गेनेलिस जो है वो उनमें जो है वो प्रोड्यूस करना है, जिन्हें लाइजोसोम कहते हैं। नेक्स्ट आ जाता है कि प्रोटीन्स एंड अदर प्रोडक्ट्स ऑफ द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आर सेंट टू गोल्जी ऑपरेटर्स विच ऑर्गेनाइज मॉडिफाइड पैक्ड एंड टैग्ड दैम। वही बात के प्रोटीन्स और जो दूसरी प्रोडक्ट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने सेंड की होती हैं गोल्जी ऑपरेटर्स को, उनको ऑर्गेनाइज किया जाता है। उनकी जो है वो मतलब अगर अरेंजमेंट में तब्दीली करनी है तो उसको तब्दील किया जाता है, उसके अंदर कुछ चेंजिंग लानी है तो उनको मॉडिफाई किया जाता है। फिर उनके पैकेजेस बनाए जाते हैं, फिर उनको टैग किया जाता है, मतलब उनकी लेबलिंग की जाती है, नाम दिया जाता है कि ये वाली प्रोडक्ट जो है वो अब इसमें कन्वर्ट हो गई है, ये एंजाइम बन गया है, ये प्रोटीन बन गया है, ये तो वो बनाने के बाद जो है वो फिर उनको रिलीज़ कर दिया जाता है। सो गोल्जी ऑपरेटर्स का क्या काम? लाइजोसोम, और उसके बाद ये पैकेजिंग वगैरह का काम जो है वो करना है। नेक्स्ट है कि सम ऑफ दीज प्रोडक्ट्स आर ट्रांसपोर्टेड टू द अदर एरिया ऑफ द सेल एंड सम आर एक्सपोर्टेड फ्रॉम द सेल थ्रू द एक्सोसाइटोसिस। अब ये बात यहाँ पे ये कर रहे हैं कि वो जो ट्रांसपोर्ट वेजिकल हमने मॉडिफाई करके बना लिए हैं, उन्होंने जाना कहाँ है? अगर तो वो प्रोडक्ट्स जो हैं वो दूसरे एरिया को जो है वो सेल के मतलब सेल के अपने ही पार्ट को ट्रांसपोर्ट करनी है, तो वो जो है वो सेल के अंदर ही एक साइड से दूसरी साइड तक मूव कर जाएगी। और अगर उस प्रोडक्ट को हमने आउटसाइड द सेल मूव करवाना है, सेल सेक्रेटरी सेल्स बनाती हैं ना ये ज़्यादातर, तो अगर हमने उसकी सेक्रेशन करवानी है तो वो किस प्रोसेस के ज़रिए होगी? एक्सोसाइटोसिस के ज़रिए बॉडी से रिमूव हो जाएगी। उसके बाद है कि एंजाइमेटिक प्रोटीन आर पैक्ड एज अ न्यू लाइजोसोम्स और पैकेजेस एंड सेंड फॉर फ्यूजन विद द एग्जिस्टिंग लाइजोसोम। अब लाइजोसोम्स क्या ऑर्गेनेलिज होती हैं? लाइजोसोम्स को जो है वो इसका सुसाइडल बैग्स भी कहते हैं। इनके पास वो एंजाइम्स होते हैं जो कि ब्रेक डाउन में इन्वॉल्व होते हैं। तो वो कह रहे हैं कि अगर हमने कोई भी एंजाइमेटिक प्रोडक्ट जो है वो बना लिए हैं और हमने उस एंजाइम्स को लाइजोसोम तक ट्रांसफ़र करना है, तो वो भी हम इस पैकेज की फॉर्म में उसको जो है वो लाइजोसोम की तरफ जो है वो सेंड कर देते हैं। वो जाके या तो पहले से मौजूद एग्जिस्टिंग लाइजोसोम के साथ फ्यूज हो जाएगी और वहाँ पे जाके वो लाइजोसोम का स्ट्रक्चर बना लेगी, या फिर वो ऐसे जो वो है वो सेपरेटली रहेगी।
क्या है कि एन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप ऑफ गोल्जी ऑपरेटर्स जो है वो उसकी जो है वो डायग्राम दिखाई जाएगी, वो जो हमने पहले देख लिया। नेक्स्ट क्या आ जाता है, फंक्शंस ऑफ गोल्जी ऑपरेटर्स। गोल्जी ऑपरेटर्स का सबसे पहला फंक्शन है लाइजोसोम। लाइजोसोम्स क्या कहते हैं, अभी हमने कहा कि सेल के सोसाइटल बैग्स हैं जिनके पास ऐसे एंजाइम्स मौजूद होते हैं जिन्होंने ब्रेक डाउन का काम करना होता है। इनके पास जो है वो ज़्यादातर एंजाइम्स होते हैं। क्या होगा कि अगर सेल ख़ुद कहीं से डैमेज हो रहा है, यानी इसके सेल की अपनी न्यूट्रिशंस पूरी नहीं हो रही, वो ग्रो नहीं कर पा रहा या कुछ ऐसा मसला है, तो क्या होगा कि लाइजोसोम यानी सेल जो है वो अपनी एंड डेथ स्टेज के करीब मौजूद है, तो ये लाइजोसोम्स क्या करेंगे कि फ़ौरन से लाइजोसोम जो है वो ब्रेस्ट करेंगे और उसके सब पूरे सेल कंटेंट को जो है ना एब्जॉर्ब करना शुरू कर देंगे। उसके अंदर मौजूद जितने भी प्रोटीन्स, अमाइनो एसिड्स, फैटी एसिड्स या जो भी जो है वो न्यूट्रिएंट्स मौजूद होंगे उनको एब्जॉर्ब करेंगे। एब्जॉर्ब करने के बाद उनको जो है वो रिलीज़ कर देंगे और सेल जो है वो उसकी डेथ हो जाएगी, यानी कि वो जो एक सेल जिसका बॉडी में कोई इतना सपोर्टिव फंक्शन नहीं था उसको ख़त्म कर दिया। उसके अलावा अगर सेल ख़ुद कहीं से डैमेज हो जाता है तो ये वेसिकल्स फ़ौरन जो है वो ब्रेस्ट करेंगी और इनसे रिलीज़ होने वाले एंजाइम जो हैं वो डैमेज साइट की तरफ मूव कर जाएंगे और वहाँ पे जाके जो है वो ये वहाँ पे जो है वो रिपेयरिंग का काम करेंगे और जो है वो सेल को जो है वो उसकी शेप को मेंटेन रखेंगे। उसके बाद है मॉडिफायर ऑफ एन ओलिगोसैकेराइड। ओलिगोसैकेराइड्स क्या हैं कि ये उनकी मॉडिफिकेशन करेगा, मतलब बॉडी में हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स मौजूद है ना, तो जो ओलिगोसैकेराइड्स एन ओलिगोसाइड्स हैं जो उनकी मॉडिफिकेशन का काम जो है वो भी गोल्जी ऑपरेटर्स ने करना है। टू फॉर्म द सेक्रेटरी सेल्स। सेक्रेटरी सेल्स कैसे, हमने पढ़ा कि गोल्जी ऑपरेटर्स का मेन फंक्शन क्या है कि इन्होंने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से आने वाली प्रोडक्ट्स जो है वो उनको मॉडिफाई करना है, उनको स्टोर करना है, फिर उनको सेक्रेटरी सेल्स के वेसिकल्स के तौर पर बना कर जो है वो सेल में जो है वो रिलीज़ करवा देना है और फिर उन वेसिकल्स ने या तो विद इन द सेल ही जो है वो मूव करना है या आउटसाइड द सेल जो है वो उनको एक्सपोर्ट कर दिया जाना है। तो ये किसका काम था, ये जो है वो ये काम थे इसके गोल्जी ऑपरेटर्स के। सेक्रेटरी सेल्स जो हैं वो बनाएंगी। उसके बाद आता है दिस इज़ द एडिशनल डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर ऑफ प्रोटीन एंड लिपिड्स फ्रॉम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम टू द मेम्ब्रेन, लाइजोसोम्स एंड सेक्रेटरी वेसिकल। एडिशनल सिंथेसिस कैसे क्या है कि एडिशनल डिस्ट्रीब्यूटिंग सेंटर है ऑफ प्रोटीन एंड लिपिड्स का एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर क्या मौजूद थे, राइबोसोम्स, और राइबोसोम्स क्या कर रहे थे, मैसेंजर आरएनए की आने वाली इन्फॉर्मेशन को डिकोड कर रहे थे और फिर उसी इन्फॉर्मेशन को जो है वो हिसाब से डिकोड करके प्रोटीन जो है वो बना के सेल में सिक्रीट कर रहे थे। अब वो प्रोटीन्स जो कि सेल को राइबोसोम्स ने वैसे ही सही बना ली थी, उनको जो है वो फ़ौरन वहाँ से जो है वो उनकी एब्जॉर्प्शन साइट की तरफ चल जाती हैं, यानी जहाँ उनकी ज़रूरत होती है उनको यूज़ कर लिया जाता है। लेकिन उसमें से भी कुछ बच जाने वाली चीज़ें जिनकी फ़र्दर मॉडिफिकेशन की ज़रूरत होती है वो गोल्जी ऑपरेटर्स के पास आती हैं। ये क्या कह रहे हैं कि एडिशनल डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर है, मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर है और जो है ये भी डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर है। और क्या क्या ये बना रहे हैं, लाइजोसोम और द सेक्रेटरी वेसिकल्स बना रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है इट इज़ द साइट्स फॉर दिस इज़ द साइट फॉर कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन, मतलब कि यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन्स की मॉडिफिकेशन होनी है, यानी कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के राइबोसोम से आने वाली जो है वो प्रोटीन है उनकी और कार्बोहाइड्रेट की मॉडिफिकेशन करनी है। इसके एग्जांपल में हम लेते हैं कि हमारी बॉडी में जिस तरह वो जो होता है कोलेस्ट्रॉल जो है वो कोलेस्ट्रॉल का मॉलिक्यूल जो है वो ज़रा बड़े साइज़ में मौजूद होता है, वो और जो वो उसकी ट्रांसपोर्ट जो है वो सेल में ऐसे ही नहीं हो सकती, यानी अगर उसको हमने लार्ज साइज़ मॉलिक्यूल है तो उसको अगर हमने ऐसे ही मूव करवाना है तो वो मूव नहीं करेगा, ना ही सेल उसको एब्जॉर्ब कर सकेगा, ना उस पर कोई एक्शन हो सकेगा। सो ये क्या करेगा कि उस जो है वो कोलेस्ट्रॉल के मॉलिक्यूल्स को लिपिड मेटाबॉलिज्म से जो वो बनेगा उसकी जो है वो मॉडिफिकेशन करेगा और मॉडिफिकेशन करके जो है वो उसको इस मतलब पैकेजेस लाइजोसोम के पैकेज की फॉर्म में या सेक्रेटरी सेल सेक्रेटरी वेसिकल्स की फॉर्म में जो है वो सेल के अंदर मूव करवाएगा और फिर वो जहाँ जाके काम करना होगा उस पर लाइजोसोम एंजाइम जो है वो एक्ट करेंगे। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का क्या काम है, कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन की मॉडिफिकेशन जो है वो करवाना भी कार्बोहाइड्रेट का काम है। आज के लेक्चर में हमने डिस्कस की थी दो सेल ऑर्गेनेलीज, राइबोसोम्स और गोल्जी ऑपरेटर्स। राइबोसोम्स का मेन फंक्शन क्या है, प्रोटीन की सिंथेसिस,
और जो है गोल्गी ऑपरेटर्स का मेन फंक्शन क्या है, पैकेजिंग और मॉडिफाइंग द प्रोडक्ट्स विच कम फ्रॉम द राइबोसोम्स। सो आज के लेक्चर में बस इतना ही। थैंक्स।